jungle. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तला अशरफ ज़िया और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द डे ऑफ एमडी कैट। एमडी कैट वाले दिन सुबह से लेकर रात तक आपका क्या लाहेअमल होना चाहिए है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो एग्ज़ाम में जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ को सॉल्व या अटेम्प्ट किस तरह से करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमारी कोशिश होगी कि इस वीडियो में वो सब कुछ जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया जाए। सबसे पहले जो एग्ज़ाम का जो दिन है उससे पहले एक तो मेरी आप सबसे एक बड़ी मौदबाना गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोगों ने इनफ स्लीप जो है हासिल करनी है। अब इनफ स्लीप की ना हर किसी के अकॉर्डिंग एक डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, बट मेरा ये ख्याल है कि इनफ स्लीप इज़ एनीथिंग विच इज़ मोर देन 6 आवर्स इज़ इनफ स्लीप, एंड इट कैन बी 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स। 8 आवर्स तो एक आइडियल टाइम है। मेरा ख्याल है कि आपको जो है रात को 11 बजे 10 बजे जो है अपनी किताबों को बंद कर देना चाहिए, और फिर सुबह उठ के जिस तरह भी हिसाब किताब सारा जो आपका आपने फॉलो करना है लाहे अमल, वो आपको मैं अभी बताऊंगा कि किस किस तरह से आपने चीज़ों का ख्याल करना है। अब अगली चीज़ क्या आ जाती है, द डे ऑफ एग्ज़ाम। द डे ऑफ एग्ज़ाम में मेरी वैसे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग अपने दिन का आगाज़ जो है वो तहज्जुद की नमाज से करें, और साथ ही साथ आप जो है तिलावत करें कुरान पाक की। तिलावत करने के बाद आप लोगों ने जो है कोशिश करनी है कि रेस्ट अपना मुंह हाथ धो लें, अपना जो है आप जो है फ्रेश हो जाएं, नहाना है आपने, जिस तरह भी करना है आप कर लें, और वो करने के बाद कपड़े वगैरह चेंज कर लें, और उसके बाद जो है आप आराम सुकून से फजर की नमाज़ पढ़ें। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों ने कोई हल्का सा जो है नाश्ता करना है, कोई बहुत हैवी चीज़ नहीं खानी। कोशिश कीजिएगा कि वो चीज़ खाएं जो थोड़ी सी एनर्जी रिच हो, ग्लूकोज रिच हो, क्योंकि इस दिन जो है ना आपका दिमाग जो है, जो ब्रेन है आपका, असल में उसका टेस्ट होना है। तो अगर वो स्ट्रांग होगा, वो एक्टिव होगा, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, और इसीलिए आपकी नींद का इनफ होना भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपने कुछ ऐसी चीज़ खानी है, फॉर एग्जांपल बनाना आप लोग खा सकते हैं, विच इज़ एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ ग्लूकोज, तो वो आपको काफ़ी एनर्जी बूस्ट दे सकता है। इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग कोई च्यूएबल्स, कोई टॉफ़ी या कोई छोटी सी चॉकलेट जो है वो भी अपने पाउच में रखिएगा, ताकि ड्यूरिंग द पेपर अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, आपको चक्कर आने लगते हैं या ऐसा कुछ है, तो आपके पास एक वाटर बॉटल हो और आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो कि जो आपको इंस्टेंट सोर्स ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड कर सके, और आप उस टाइम पे अपने आप को संभाल सकें। अब बात ये आ जाती है कि ये आपने जो चीज़ें रखनी है, ठीक है, आप सुबह उठे, आपने नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद आपने जो है जो आपका एग्ज़ाम हॉल है, जो एग्ज़ाम सेंटर है, उसकी तरफ रवाना हो जाना है। कोशिश आपने ये करनी है कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे आप तकरीबन आधा या पौना घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाएं। और एक और सजेशन ये होगी कि आपने एग्ज़ाम वाले दिन उस एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम वाले दिन से एक दिन पहले आप या आपका जो कोई रिश्तेदार जिसने उस दिन आपको ड्राइव करके उस जगह पे लेके जाना है, आपके भाई हैं, आपके वालिद साहब हैं, आपके ड्राइवर हैं, आपने एक दफ़ा उनसे कहना है कि भाई वो अपना एग्ज़ाम हॉल जहाँ पे है ना वो जगह देख आएँ, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन जो है ट्रैफिक ब्लॉक्स होते हैं, फ़ोन के सिग्नल्स बंद होते हैं, दफ़ा 144 सुना इस दफ़ा लगी होगी। तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि आपको एड्रेस ढूंढने में, जगह ढूंढने में मसला ना हो, दुश्वारी ना हो, आपने कोशिश करनी है कि एक दिन पहले ही आप वो जगह जो है उसको देख लें। फिर ये होगा कि आप जब अपनी जगह पे वहाँ पे तकरीबन आधा घंटा पहले पहुँच जाएंगे, एक मेरी और सजेशन ये है कि आपने बहुत गौर से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको एंट्री के लिए, उनको लाजमी एक दफ़ा देख लेना। चाहे वो आपका रोल नंबर स्लिप है, रोल नंबर स्लिप कलर्ड होना कंपल्शन नहीं होती, इट कैन बी ब्लैक एंड वाइट, इट कैन बी कलर्ड। और साथ ही साथ आपका अगर CNIC है, जुवेनाइल कार्ड है, बी फॉर्म है, बी फॉर्म के साथ अगर आपको मैट्रिक या FSC का रिजल्ट कार्ड लगाना पड़ेगा। जो जो क्राइटेरिया आपके प्रोविंस ने एक्सप्लेन किया हुआ है और जो जो टाइम आपके प्रोविंस ने बताया हुआ है, आपने उस टाइम पे वहाँ पे रिपोर्ट करना है। कोशिश करें उससे आधा घंटा पहले रिपोर्ट कर लें, और ये कि आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ जाना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपके पास 2 बॉल पॉइंट्स होने चाहिए, और वो 2 बॉल पॉइंट्स बिल्कुल न्यू नहीं होने चाहिए, दे शुड बी पार्शली यूज्ड। अगर आपके पास पार्शली यूज्ड बॉल पॉइंट्स नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने एक कागज़ लेना है, और जो 2 बॉल पॉइंट्स आपने अपने साथ लेके जाने हैं उस कागज़ पे उनको जो है वो लाइनें, बस रैंडम लाइनें खींचते रहना जब तक वो पेन स्मूथ नहीं हो जाता, आपने तब तक करना है, क्योंकि स्मूथ पेन जो है वो आपको ईजी रहेगा फिल करने में बबल्स को। जबकि अगर आप
रफ पेन से करेंगे तो एक तो वो ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, और रफ पेन यूजुअली जो है वो इतने अक्सर औकात रफ होते हैं कि वो पेपर के अंदर सुराख भी कर सकते हैं। तो हमने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। हमने पेन रख लिया, हमने स्टेशनरी रख ली, हमने डॉक्यूमेंट्स रख लिए, हमने ईजी कंफर्टेबल कपड़े पहन के वहाँ चले जाना है। चीटिंग डिवाइसेस, चीटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमने अपने पास नहीं रखनी, अपने पाउच में नहीं रखनी। एग्जाम से कुछ देर पहले मैं वैसे कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप पूरी पूरी किताबें पढ़ने बैठ जाएं, पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने बैठ जाएं। अगर फिर भी आप जल्दी पहुंच जाते हैं, आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ रिवाइज कर लें, क्या पता उसका फायदा हो जाए, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग्स देख लीजिएगा, कोई पास्ट पेपर्स देख लीजिएगा, कोई समराइज से नोट्स देख लीजिएगा, कोई चीट शीट्स देख लीजिएगा, फिजिक्स की फॉर्मूला शीट देख लीजिएगा, कोई ऐसी चीज देखिएगा जिसको आप जल्दी से गो थ्रू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और जो अल्टीमेटली वाकई बेनिफिशियल भी है आपके एग्जाम में, और जो चीज आपने पहले कभी की भी हुई है। कोई ऐसी चीज करने नहीं बैठ जाना उस टाइम पे कि जिसको आपने आज से पहले कभी देखा ही नहीं, आप पहली दफा वहां पे देखने बैठेंगे तो वो चीज आपको काफी तंग करेगी। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप वो चीज ही अपने पास रखें फॉर रिविजन, जो आपने ऑलरेडी कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल किया हो। आप उसके बाद अपने एग्जाम हॉल में एंटर हो जाते हैं, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें आप एंटर हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने देखे। फिर आपने अपने एग्जाम हॉल में एंटर होने की जगह, जहां पे आपको वो कुर्सी और मेज मिलेगा, वहां पे एंटर होने से पहले आपने एक दफा वॉशरूम लाजमी जाना है। कोशिश करें कि आप पहले एक तो जब घर से निकलें तब भी वॉशरूम से होके निकलें, और फिर जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो तब भी आपने जो है एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले वॉशरूम जाना है, ताकि ड्यूरिंग एग्जाम जो है आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो, और आपको जो है पूरा पूरा टाइम आपके पास अवेलेबल हो, एट योर डिस्पोजल हो, कि आप आराम से कौन से अपना टेस्ट जो है उसको अटेम्प्ट करें। इस चीज़ का हमने ख्याल रख लिया कि आपने जी वॉशरूम से हो लिया, और वॉशरूम से होने के बाद आप चले गए अपने एग्जाम हॉल में, आप जाके वहां पे बैठ गए, और फिर आपने जो है जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होता, किसी से अनअवॉइड जो है वो अननेसेसरी आपने जो है इंटरेक्शन नहीं करना, बातचीत नहीं करनी, गप्पे नहीं मारनी, अपने आगे वाले से, अपने पीछे वाले से, साइडों वालों से कोई ज़रूरत नहीं है। खुद को मोटिवेट करना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है, अपने टीचर्स के बारे में सोचना है, अपने लिए दुआ करनी है, खुद को मोटिवेट इस तरह से करना है कि आपको ये एक आपके जहन में हो कि यार 1,40,000 बच्चा अगर एग्जाम में अपीयर हो रहा है और मैंने फलां मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल करना है, तो इस हॉल में बैठा हर बंदा जो है मेरा दुश्मन है, और मैंने इनको डिफीट करूंगा तो मेरा एडमिशन होगा। इस जज्बे के साथ जाना है कि आप एक बैटल फील्ड में एंटर हो रहे हैं। खुद को मोटिवेट करें, दुआएं पढ़ें, आप अगर पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि जो चीज़ आपको जो है रिलैक्स कर सके, आपने वो चीज़ जो है करनी है वहाँ पे। फिर आपका जो है एग्जाम स्टार्ट होगा। अब एग्जाम जब आपका स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको बबल शीट दी जाएगी, और बबल शीट आपने फिल करनी है। उसमें कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना रोल नंबर लिखना होगा, आपने अपना नाम लिखना होगा, अपने फादर का नाम लिखना होगा, और इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें आपसे कही जाएंगी। एक ये है कि आपको आपका रोल नंबर जो है वो नंबर्स में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात जो आपकी ये होती हैं बबल शीट्स होती हैं, इस पे होता है कि रोल नंबर इन पहले वो कहते हैं कि इन नंबर्स, और फिर वो आगे उन्होंने लिखा होता है रोल नंबर इन वर्ड्स, या इस तरह कुछ करके लिखा होता है। तो आपको वो लिखना होता है कि जी 20 लाख फलां हज़ार इतना करके सारा कुछ जो है। ये सब कुछ करने के बाद आपने जो है फिर आपको पेपर, आपने बबल शीट अपनी जितनी फिल करनी थी वो कर ली। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बबल शीट सिर्फ एक दफ़ा मिलती है, क्योंकि बबल शीट्स के ऊपर ना सीरियल कोड्स होते हैं। बबल शीट अगर आपने ब्लंडर मार दिया तो बबल शीट जो है फिर आपको दोबारा नहीं दी जाएगी, और आपको खाम खाम में जो है वहाँ पे फिर तंग किया जाएगा। बबल शीट मिलने के बाद आपने वेट करना है, फिर आपके सामने जो है आपका एग्जाम वो ला के दे देंगे। एग्जाम के जो है 4 पेपर कोड्स होते हैं, ABCD। एग्जाम उस हॉल में जितने भी बच्चे हैं उन सबका सेम होता है, लेकिन कोड फर्क होता है, यानी जो वो है ना ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन जो है वो फर्क होता है। तो आपने अपना देखना है, आपके पेपर के ऊपर ही बड़ा सा कोड लिखा होगा, A लिखा होगा, B लिखा होगा, C लिखा होगा, D लिखा होगा। इसी नौयत का एक बबल आपके जो है बबल शीट के ऊपर होगा, OMR शीट के ऊपर होगा, जिसमें पेपर ID लिखा होगा और ABCD वाले ऑप्शंस होंगे। आपका जो पेपर कोड होगा आपने सबसे पहले उसको वहां पे फिल कर लेना है, अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, और आपने उसके बाद जो है अपना पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। अब एक चीज ये साथ आपको बता दूं कि बबल्स आपने कोशिश करनी है कि आप साथ साथ करें। दो चीजें अब यहां पे डिस्कस हम करेंगे, पेपर को किस ऑर्डर में करना है, और ये कि पेपर को कितनी अटेम्प्ट्स में करना है। ये दो चीजें आपको अजीब से लग रही है कि यार अटेम्प्ट तो एक ही होती है, ये क्या बात कर रहे हैं। ऑर्डर ये होता है कि जो ऑर्डर जिस तरह हम लोग मेनली फॉलो करते हैं वो ये होता है कि पहले जो बच्चे हैं वो प्रेफर करते हैं बायोलॉजी को करना, फिर उसके बाद आपको आइडिया होगा कि देखें ना आपके 180 MCQs हैं और तकरीबन 3 घंटे का टाइम है आपके पास, 180 MCQs 180 मिनट।
तकरीबन, बल्कि 180 मिनट नहीं, 180 मिनट है, सॉरी। तो आपके पास एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट ऑन एवरेज बनता है। लेकिन हम इसको जरा अगर और तरह से अप्रोच करें तो देखिए, आपने पहले बायोलॉजी का पोर्शन करना है, फिर आपने केमिस्ट्री का पोर्शन किया, फिर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन किया, और फिर एंड पे आपने फिजिक्स का पोर्शन किया। इसको करने की वजह ये होती है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के जो एमसीक्यूज होते हैं ना, वो अमूमन ऐसे होते हैं कि वो सिंगल लाइन होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो बुक के अंदर से आए होते हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कि वो आप उसको जो है, जहां आपके पास एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट है, आप स्टेटमेंट पढ़ते हो, आपको आंसर क्लिक करता है, आप उसी वक्त उसका बबल फिल करते हो और आप आगे बढ़ जाते हो। तो इसको जहां पे 1 मिनट आपके पास पर एमसीक्यू था, आप शायद 10 सेकंड में एक एमसीक्यू कर लो, 15 सेकंड में कर लो, 20 सेकंड में कर लो। लेकिन वो जो बाकी के सेकंड आप बचा रहे हो ना, ये सारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग से बच के हमने अल्टीमेटली इनको फिजिक्स में डाल देना है। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिजिक्स में लंबे सवाल होते हैं, फिजिक्स में एंजाइटी और टेंशन से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम सारे बाकी पोर्शन से टाइम बचाएं, क्योंकि उसमें तो जल्दी जल्दी वो होता जाएगा, और वो हम सारा इन्वेस्ट कर दें अपने फिजिक्स के पोर्शन के अंदर। तो ये एक चीज आपने जो है, एक तो ये ऑर्डर जो है ये आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी अपना कोई ऑर्डर नहीं बनाया हुआ। हाउएवर आप में से कुछ बच्चे होंगे, उनको होगा कि यार नहीं, हमने एक सर्टेन ऑर्डर बनाया हुआ है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वही ऑर्डर फॉलो करें। जब आप अपनी एफएलपीज को अटेम्प्ट करें तो आप उसी ऑर्डर को ही फॉलो करें। तो इन चीज़ों का आपने जो है ख्याल रखना है। फिर इसके बाद अगर हम एक और बड़ी अहम चीज़ देख लें, वो आ जाती है कि पेपर को आपने कितनी अटेम्प्ट्स में करना है। अटेम्प्ट्स का मतलब ये होता है कि आपने जब पेपर आपके सामने आएगा, आपने 1 से लेके 180 तक एमसीक्यूज, ऐसे नहीं है कि आपने वो इन लाइन ही करने और एक कतार पूरी करनी है। आपने पहला एमसीक्यू किया, आपको ठीक है आता था, बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू था, उसी वक्त ये आ गया। पहली अटेम्प्ट में आपने वो सवाल करने हैं जो आपको, आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपको ऑप्शन पढ़ने से पहले ही या तो उसका आंसर आता था, या जैसे ही आपने ऑप्शंस पढ़ी आपने कहा हाँ यार इसका तो ये 100% कंफर्म आंसर है, आपने उसको जो है बबल उसका फिल कर दिया। पहली अटेम्प्ट में ये सारे एमसीक्यूज कर लिए। वो एमसीक्यूज इस पहली अटेम्प्ट में आपने नहीं करने जिनके बारे में या तो आपको डाउट है कि यार इसका आंसर या ये है या ये है, या फिर आपको जो है ये लग रहा है कि नहीं यार ये वाला एमसीक्यू बहुत लंबा है, इसकी स्टेटमेंट बहुत लंबी है, ये इसमें बहुत ज़्यादा मुझे जो है फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये तो बड़ा लंबा न्यूमेरिकल है। ये एमसीक्यूज आपने पहली अटेम्प्ट में नहीं करना है, इनको आखिर में आपने करना है। जब आपने 1 से लेके 180 तक एमसीक्यू कर लिए, सपोजिटली आपने 80 एमसीक्यूज कर लिए, अभी 100 एमसीक्यूज रहते हैं। अब सेकंड अटेम्प्ट में आपको जो रिमेनिंग 100 एमसीक्यूज हैं उनको आप देखेंगे, और उनको आपने किस तरह से देखने के वो वाले एमसीक्यूज जिनके बारे में आप 50-50 थे, आप डाउटफुल थे कि यार इसका आंसर ये है या ये है, अब इस अटेम्प्ट में आपने वो वाले एमसीक्यूज करने हैं। और फिर लास्ट अटेम्प्ट वो आपकी होगी कि जिसमें लंबे स्टेटमेंट के एमसीक्यूज होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो होंगे जिनमें आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़े हैं, शॉर्टकट्स अप्लाई करने पड़े हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ रही है। उन सब के लिए आपको जो है वो एंड वाली जो अटेम्प्ट है वो आपको सेव करके रखनी होगी। अब एक और चीज आपको ये बता दूं कि आपका जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम पेपर है, उसके ऊपर आपको लिखने की इजाजत नहीं होती। तो इसमें फिर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपको उसके ऊपर लिखने की इजाजत नहीं है तो आपने उसके ऊपर कोई वर्किंग वगैरह कोई कुछ नहीं करना। आपका जो एग्जाम पेपर होता है उसके एंड पे 1 या 2 कागज आपको ब्लैंक दिए जाते हैं, और वो ब्लैंक पेजेस जो है वो आपको वर्किंग के लिए दिए जाते हैं कि अगर आप जो है कोई न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है, कुछ भी करना है, तो उसको ज़बानी कलामी तो नहीं कर सकते, लिख के ही करेंगे। तो वो लिख के करने के लिए आपको एंड पे 2 पेजेस मिलेंगे, आपने उनको यूज़ करना है। हाउएवर जो आपका बाकी का पेज है, जो बाकी के पेजेस है जिन पे सवाल है, उस पर आपने अवॉइड करना है, क्योंकि फिर इन्विजिलेटर आ जाते हैं, हेड इन्विजिलेटर को बुला लेते हैं, तो काफ़ी बच्चों को तंग करते हैं खाम खाम में, आपने उसको अवॉइड करना है। हाँ ये है कि फॉर एग्जाम्पल वो एमसीक्यूज जिस तरह मैंने कहा कि जी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो करना है जो आपको आते ही आते हैं, जो नहीं आते हाँ ये आप कर सकते हैं कि जैसे वो क्वेश्चन नंबर 2 अगर लिखा हुआ है और आगे वो एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को छोटा सा हाईलाइट कर सकते हैं, उसके नीचे एक लाइन लगा सकते हैं, उसके साइड पे एक डॉट लगा सकते हैं, ताकि जब आपने सेकंड अटेम्प्ट में आना है तो आपको पता हो कि यार अच्छा यार ये वाले एमसीक्यूज जो है मेरे पेंडिंग है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप जो है स्टेटमेंट को जो है एक तो गौर से पढ़ें, और आप एमसीक्यू नंबर को गौर से पढ़ें, और फिर बबल शीट में फिल करने से पहले भी उस एमसीक्यू को गौर से पढ़ें, और फिर उसका जो है बबल आप जो है फिल करें। इसी तरह एग्जाम अटेम्प्टिंग जो टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एन एमसीक्यू, फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है, तो उसमें एक तो जो डाटा गिवन है कोशिश करना है कि उसको आप हाईलाइट कर लें। हाईलाइट कैसे करेंगे? अंडरलाइन कर लें।
बहुत ज्यादा अगर आप वर्किंग करते हैं ना अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तब आपको बहुत तंग करते हैं इन्विजिलेटर। लेकिन कुछ छोटे मोटे से निशान हो ना तो अमूमन ज्यादा तंग नहीं करते। अव्वल तो हमने अवॉइड करना है, लेकिन जब कोई ऐसी चीज आ गई है कि जिसमें कोई की वर्ड है, बहुत ज्यादा निशान नहीं मारने। जो की वर्ड है उसको हल्का सा आपने अंडरलाइन कर लेना है, बड़ा लाइट सा माइन्यूट सा हल्का सा सर्कल कर लेना है, कि आपको पता हो कि अच्छा यार ये चीज कही हुई है। अक्सर होता है कि पूरी स्टेटमेंट एक लिखी होती है, आपको लगता है कि आंसर ये हो रहा है, एंड पे उन्होंने एक वर्ड लिखा होता है एक्सेप्ट, तो आपने उस एक्सेप्ट को सर्कल कर लेना कि अच्छा यार इसका आंसर ये बनना था, लेकिन अब उसने एक्सेप्ट कहा है तो इसका मतलब है कि इसका उल्टा आंसर बनेगा। और इसके अलावा जब आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें तो एक टेक्निक जो आपको लाजमी यूज करनी चाहिए वो होती है एलिमिनेशन टेक्निक। आपने एक सवाल की स्टेटमेंट पढ़ी, उसकी 4 ऑप्शंस आपको दी हुई हैं। अब 4 ऑप्शंस में से ना आपने कोशिश करना है, जिस तरह अगर आपने कभी कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा अपने टीवी स्क्रीन में, उसमें एक ऑप्शन होती है 50-50 वाली। उसमें क्या होता है कि वो 4 में से 2 ऑप्शंस को गायब कर देते हैं, और जो 2 ऑप्शंस रह जाती है ना उनमें से चूज करना होता है। और होता भी ऐसा ही है कि जो 4 ऑप्शंस है ना, चारों की चारों ऑप्शंस आपको ठीक नहीं लग सकती। चारों ऑप्शंस में से कोई 2 ऑप्शंस होंगे जिनके बारे में आप कंफ्यूज रहोगे कि यार इसका ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। आपने क्या करना है, जो ऑप्शन आपको सिरे से लग रहा है कि यार ये तो गलत है, ये तो ठीक ही नहीं है, आपने उसको क्रॉस कर देना, आपने उसको एलिमिनेट कर देना है। जहां पे आपका पहले एमसीक्यू ठीक करने की प्रोबेबिलिटी 25% थी, जब आप एलिमिनेट कर देंगे तो आप उस परसेंटेज को इंक्रीज कर देंगे, आप 33% कर देंगे। आपने एक और ऑप्शन को माइनस कर दिया, अब आपने सिर्फ 2 ऑप्शंस में से चूज करना है, तो यानी आपके एमसीक्यू के ठीक होने की जो परसेंटेज है वो 50% है, या आप गलत होगा या सही होगा। तो इस एलिमिनेशन टेक्निक को आपने लाजमी यूज करना है। और बाकी मोर और लेस मेरा ख्याल है कि जब आपने अगर प्रैक्टिस की हो, एफएलपीस किए हो, पास्ट पेपर्स किए हो, रिविजन्स किए हो, तो इसके अलावा कोई और इतनी बात महारत वाली होती नहीं है कि कोई बड़ी अनोखी बात हो। हाँ ये है, 2 चीज़ें कहूँगा कि एक ये कि जब आपने अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस सवाल देखते हैं उसको हमेशा एंड पे अटेम्प्ट करना है। कोई लंबा सवाल देखते हैं उसको हमेशा एंड पे अटेम्प्ट करना है। शुरू में अगर उस पर ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो आपका टाइम बाकी जगहों से जो है ना वो ख़राब होने लग जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि एक एनालॉग क्लॉक जो है, जो सुइयों वाली घड़ी है, वो आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन एग्जामिनेशन हॉल्स में ना रोज बहुत लंबी होती हैं और घड़ियां बड़ी आगे करके लगी होती हैं, टाइम खास नजर नहीं आ रहा होता। इसके अलावा जब एग्जाम आपने खत्म कर लिया है, फिर जितनी दुआएं, जितने मंत्र, जितनी सूरतें आती हैं आपने सारी पढ़नी है और उस पर फूंक देनी है, अपना एग्जाम जो है वापस कर देना है। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आपने किसी से कोई चीज़ डिस्कस नहीं करनी, किसी से कोई जो है सवाल जवाब नहीं करने, चुपचाप निकलना है, अपने सवारी पे बैठ के घर पहुंचना है। घर वाले पूछेंगे जी कैसा एग्जाम हुआ, आपने कहना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है। पूछेंगे जी एडमिशन हो जाएगा कि नहीं, या इतने नंबर आ जाएंगे कि नहीं, कहना इंशाल्लाह जी आ जाएंगे। बस अगर अल्लाह ने चाहा तो आ जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा हो गया। बस अल्लाह पे यकीन रखना है, अपनी पूरी मेहनत करनी है, अल्लाह पे यकीन करना है। टेस्ट दे आए हैं, फिर घर आकर रेस्ट करना है, बजाय कि ऑनलाइन देखने लग जाए कि अच्छा यार इसने एक की रिलीज कर दी है, इसने की रिलीज कर दी है, जल्दी जल्दी से एमसीक्यूज में अपने देख लेता हूँ। एक जो ओएमआर शीट होती है उसके पीछे कार्बन शीट लगी होती है, कार्बन शीट को आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने मुंह ध्यान, जब आप बबल्स को फिल करेंगे तो वो कार्बन शीट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। कार्बन शीट आपको अलग करके वो दे देंगे, वो आप घर ले आएंगे। घर आप आएंगे, आपने आके रेस्ट कर लेना है, क्योंकि अमूमन जो कीज हैं वो शाम को अपलोड होती हैं, मगरिब या ईशा के टाइम के बाद। तो आपने तब तक कोई ऑनलाइन कीज, मैं वैसे आपको रिकमेंड करूंगा कि अवॉइड करें। अक्सर अकेडमीज, अक्सर टीचर्स जो अपनी कीज रिलीज करते हैं उनको अवॉइड करें। अगर आपने देखना ही है तो फिर जरूर देखें, लेकिन मेरी वैसे सजेशन ये है कि आप अवॉइड करें एंड वेट करें कि जब तक आपको ऑफिशियल कीज जो है वो नहीं रिलीज हो जाती। जैसे ही ऑफिशियल की आती है यूएचएस की, किसी की भी, अल्लाह का नाम दोबारा से लेना है। खुद करने के बजाय बेहतर ये कि किसी बहन भाई या किसी को कहना है कि यार ये किया आ गई है, ये मेरी आंसर शीट है, पेपर कोड के हिसाब से जो है ना देख लो कि पेपर कोड कौन सा है मेरा, और मेरे जो एमसीक्यूज है ना वो मुझे चेक कर दो। आप अपने एमसीक्यूज चेक करेंगे, आपको उसी वक्त ही पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। ऑफिशियल रिजल्ट तकरीबन 1 हफ्ते बाद आता है, उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है मार्क्स का। कभी कभी ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, कभी कभी कोई एमसीक्यू चैलेंज हो जाता है या इस तरह का कोई इशू होता है, तो अक्सर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं ऑफिशियल रिजल्ट में, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो उस वक्त आपको कार्बन शीट में आंसर मिलेंगे ना, मोर और लेस आपको जो मार्क्स होंगे वही अल्टीमेटली होंगे। ये पूरी कारस्तानी होती है कि आपके एग्जाम वाले डे पे होता क्या क्या है, और एग्जाम वाले डे पे आपने चीज़ों को अप्रोच कैसे कैसे करना है। और अगर आपका कोई भी सवाल हुआ तो आप इसके नीचे पूछ सकते हैं। मैंने यही कोशिश की है कि आपको एक जामे किस्म की वीडियो बना दूं, जिसमें मैंने आपको आखिरी दिन का पूरा, जो आपका आखिरी दिन कह रहा हूँ सॉरी, जो आपका डे ऑफ एग्जाम है उसका एक पूरा नक्शा खींच दूं, चाहे वो आप पेपर के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे पेपर से पहले या चाहे पेपर के बाद।
और इंशाल्लाह 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 आप सबका हामी और नासिर हो, आप सब जो है बेहतरीन नंबर लें, कामयाबी हासिल करें और अल्टीमेटली अच्छी अच्छी जगहों पे जो है एडमिशन हासिल करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।